Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 15th of April 2024. तो गाइज आज है तारीख 15 अप्रैल 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे ना। वो हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है स्विट्जरलैंड को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो सेलिन वेन है यह है एक ल्यूनार ऑर्बिटर मिशन, लेकिन यह कौन से देश को बिलोंग करता है, यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए चाइना, बी यूरोपियन यूनियन, सी जापान या फिर डी यूएसए। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। दोस्तों आज अगर आप गूगल पर जाकर ये बॉर्नविटा न्यूज़ टाइप भी करते हो तो आपको ऐसे 100 आर्टिकल मिल जाएंगे, चाहे वो लाइव मिनट हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या इवन आपके सामने द हिंदू न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो। सभी जगह पर बॉर्नविटा को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। बॉर्नविटा पिछले साल से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है। उसके पीछे का रीज़न क्या था वो आगे हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं ये आखिरकार अभी के समय पर चर्चाओं में क्यों आया। सरकार ने जो भी ई कॉमर्स फर्म्स हैं, जितने भी यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे बोल दिया है कि भाई बॉर्नविटा और बॉर्नविटा जैसे जो भी ड्रिंक्स मार्केट में प्रेजेंट हैं इनको आप हेल्थ ड्रिंक्स वाली कैटेगरी से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इसको हम एज अ हेल्थ ड्रिंक कंसीडर नहीं करेंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट आया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो न्यूज़ है लगातार कवर होती हुई चली गई। अब दोस्तों बॉर्नविटा कैडबरी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे बच्चा वाकिफ है। सभी को यहाँ पर पता होगा बॉर्नविटा क्या है, और बहुत पुराना यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप देखोगे तो इनकी ब्रांडिंग वगैरह क्या है, स्ट्रेंथ एवरीडे, तन की शक्ति मन की शक्ति, इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने ब्रांडिंग ये दी गई है। अभी दोस्तों होता यह है कि हाल ही में जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, यानी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, उनको नोटिस दिया गया। और उस नोटिस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने उन सभी प्लेटफॉर्म से बोला कि बॉर्नविटा और बॉर्नविटा जैसे दूसरे सिमिलर बेवरेजेस को आप हेल्थ ड्रिंक्स वाली कैटेगरी से निकाल दीजिए। क्योंकि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो आपको पता है हर एक चीज़ की कैटेगरी बटी हुई होती है। भाई इसकी कैटेगरी ये है, हेल्थ ड्रिंक्स में यह आ गया, इसमें यह आ गया, इसमें यह आ गया, तो इस वाली कैटेगरी से इसको हटा दिया जाए। ऐसा यहाँ पर गवर्नमेंट की साइड से फाइनली यहाँ पर एक स्टेटमेंट आ चुका है दोस्तों। अब ये काम किया जा रहा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के थ्रू। कैसे किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों आज से 1 साल पहले की बात है, जैसे मैंने बोला पिछले साल का ये पूरा मुद्दा है। बॉर्नविटा बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसा। ये जो व्यक्ति यहाँ पर आपको साइड में दिख रहे हैं फोटो में, इन्होंने एक शॉर्ट सा वीडियो रिकॉर्ड किया, रील बनाई इंस्टाग्राम पर, और उस रील के अंदर में बॉर्नविटा के जो पीछे कंटेंट लिखा है उन सब चीज़ों को पढ़ते हुए और जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन की। और सीधा सीधा इन्होंने यहाँ पर वीडियो के अंदर क्लेम कर दिया कि बॉर्नविटा में 50% तो चीनी ही है, 50% शुगर ही है। तो बॉर्नविटा के बजाय बच्चे को सीधा क्या करा जाए, 2-3 चम्मच चीनी खिला दी जाए, बात एक ही है। इस तरीके का यहाँ पर इनका जो रील है दोस्तों वो आया, जो कि पूरी तरह से वायरल हुआ, बवाल मचा। और उसका पता है रिजल्ट क्या निकल कर आया, परिणाम क्या निकला है, ये आप देख पाओगे। पिछले साल का ये आर्टिकल है 14 अप्रैल 2023 का। जो ये इन्फ्लुएंसर थे जो क्लेम कर रहे थे बॉर्नविटा के अंदर में 50% शुगर है, इनका वीडियो वायरल हुआ सभी जगह पर। तो कंपनी ने यहाँ पर दोस्तों इनको कोर्ट में घसीट लिया। अब कंपनी ने यहाँ पर केस कर दिया कैडबरी ने, और केस करने के बाद में दोस्तों होता क्या है कि इन्होंने माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के साथ साथ अपना वीडियो जो है टेक डाउन कर लिया, वीडियो प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया। लेकिन हुआ क्या भाई, ये इंटरनेट है,
यहाँ पर जो चीज़ फैलती है वो आग की तरह फैलती है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। आपने एक वीडियो डिलीट तो कर दिया, लेकिन क्या हुआ, ये वीडियो दोस्तों मार्केट में इतना तेज़ी से फैला था। लास्ट ईयर आपने देखा होगा, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था बॉर्नविटा, है ना। इंस्टाग्राम पे 2-2 रील छोड़कर बॉर्नविटा 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 करके यहाँ पर सारे रील्स आपको नज़र आ रहे थे। ये पर्टिकुलर सिनेरियो यहाँ पे हो चुका था। लेकिन अभी दोस्तों उसी मैटर की वजह से क्या होता है, कुछ दिनों पहले जो NCPCR है, दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये पर्टिकुलर बॉडी वो है जिसका मेन काम है जो बच्चे हैं उनके हक को लेकर बात करना, उनकी हक की सुरक्षा करना। तो इन्होंने भी यहाँ पर मेंशन किया कि जो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका एडवर्टीजमेंट्स काफ़ी मिसलीडिंग है, वो यहाँ पर बेच कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। और इनका मेन मकसद है जितने भी मिसलीडिंग कमर्शियल्स हैं उन सभी को रिमूव किया जाए। ये यहाँ पर हमारा मेन मकसद होने वाला है। प्लस ये जो चाइल्ड राइट्स की बॉडी है, इनके थ्रू जो एक्शन लिया गया है दोस्तों, ये वीडियो के बाद में यहाँ पर पूरी तरह से लिया गया था, समझ गए। अब ये जो पर्टिकुलर ड्रिंक है, इसको एज अ हेल्थ ड्रिंक का लेबल दिया जाता है कि एक हेल्थ ड्रिंक है। उसी को लेकर यहाँ पर जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, इनका कहना यह है, नहीं भाई आप इसको हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी में नहीं रखोगे। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बिकेगा नहीं, बेचो, भरपूर मात्रा में बेचो, एडवर्टीजमेंट करो, जो करना है करो, लेकिन इसको हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी में मत रखो। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई। आई होप इसके बारे में आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है, पूरा का पूरा जो मैटर है वो एग्जैक्टली क्या चल रहा है। बाकी दोस्तों आप लोगों को भी एडवाइस है, जो भी आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, अपने बच्चों को दे रहे हो, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, आपको इन्फॉर्मेशन फैलानी है, इसके बारे में जानकारी देनी है कि भाई आप जो प्रोडक्ट है उसके पीछे एक बार देख लो कितना कंटेंट उसमें प्रेजेंट है। कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आप वो प्रोडक्ट को देख रहे हो एज अ हेल्दी प्रोडक्ट, उसमें हेल्थ के नाम पर वो केवल कुछ % मिला हुआ है, लेकिन ज़्यादातर उसमें एक ऐसी चीज़ मिली हुई है जो अनहेल्दी है। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, मार्केट में होते भी हैं, आपको पता है ना। कई सारे बिस्किट्स मार्केट में ऐसे हैं कि भाई उसमें मतलब वो आलमंड्स क्लेम करते हैं कि भाई वो आलमंड वाला बिस्किट है, लेकिन आलमंड है कितना, मैंने थोड़े दिनों पहले भी आपको बताया था, 0.01%। लेकिन बाकी सब क्या है, वही प्रोडक्ट, बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, स्वीटनर्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हुई हैं। कई सारे आप कह सकते हो इमल्सीफायर मिले हुए हैं, इन्हेंसर्स मिले हुए हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हैं इन प्रोडक्ट्स के अंदर में। तो आपने चेक करना है। तो आप ये भी सोचोगे कि बहुत मतलब सभी चीज़ में ये सब होता है, नहीं दोस्तों, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन उसको लेकर आपने पढ़ना होगा, उसको आपने देखना होगा कि प्रोडक्ट के पीछे हर एक डिटेल्स प्रेजेंट है, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके हिसाब से प्लीज़ इसको यहाँ पर कंसिडर करें। चलिए, एक और आर्टिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक टाइम्स से लिया है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेस यहाँ पर इंक्लूड करे गए हैं। हाँ, एक चीज़ और, वीडियो के लास्ट तक प्लीज़ जाना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, मेंस का क्वेश्चन भी मिलेगा, प्लस जो MCQ आप लोग बोलते थे ना सर वो MCQ लगा दो, वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। तो आज से प्रैक्टिस टेस्ट भी शुरू है, तो पूरे लेक्चर को अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनोगे तो लास्ट में आपको टेस्ट मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करना। जो आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, देखना कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने गलत किए। लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर सब बताऊंगा। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने से ज़्यादा पता है इंपॉर्टेंट क्या होगा, कि आप पूरे लेक्चर को मन लगाकर सुनोगे। मुझे लास्ट में टेस्ट अटेम्प्ट करना है इस वजह से, है ना। और अगर आप सुनोगे तो कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होगी, और वही कंसंट्रेशन पावर जब लास्ट में आप इंप्लीमेंट करोगे चीज़ों को, मतलब बार बार याद करके दिमाग पे जोर डाल के उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो दोस्तों वो आपका मेमोरी को भी एनहेंस करेगा, आपकी मेमोरी पावर भी बूस्ट होती हुई नजर आएगी। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाइफ में बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आर्टिकल है जिसमें मेंशन किया जा रहा है, जो हमारा IPC है, इन्होंने एक अलर्ट जारी किया है एक दवाई को लेकर। एक पेन किलर है जो मार्केट में बिकता है, जिसका नाम है निमसुलिड। तो दोस्तों यहाँ पर इस वाली दवा को अभी के समय पर एज अ अलर्ट पर रखा गया है कि कई सारे लोगों में बहुत एडवर्स रिएक्शंस नजर आए इस दवा का यूज़ करने के बाद में। स्किन के ऊपर में काफ़ी सारे रैशेस हो गए, लाल लाल कलर के, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर होते चले गए। इस वजह से यहाँ पर दोस्तों इसको लेकर एक अलर्ट वार्निंग जारी की गई है। जारी करने वाले बॉडी कौन सी है, वो है IPC। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्माकोपेय कमीशन। तो ये जो फुल फॉर्म है ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओवरऑल अगर आप इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल को एनालाइज करोगे तो एग्जामिनेशन के लिए जो स्पेशली हमारे पास में निकल कर आता है कुछ, तो वो ये बॉडी है इंडियन फार्माकोपेय बॉडी क्या है, इस कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, न्यूज़ क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया।
अब ये बॉडी क्या, जरा ये जान लेते हैं। तो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, सारे डिसीजंस ये खुद से लेने का काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बॉडी कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मंत्रालय काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई मिनिस्ट्री। अब सवाल यह है, इस बॉडी का मेन काम क्या है? इस कमीशन को इसलिए बनाया गया था ताकि देश के अंदर जो दवाइयाँ हैं उनका एक बढ़िया स्टैंडर्ड को सेट किया जा सके, है ना। अब इसके फंक्शंस क्या है, मेन कार्य क्या है, जरा ये जान लेते हैं। तो इसका सबसे पहला बेसिक फंक्शन है कि जितनी भी दवाइयाँ हैं मार्केट के अंदर में, उसका जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, किस लेवल पर दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, है ना, उसको रेगुलर बेसिस पर अपडेट करना, ताकि दवाइयाँ जो प्रेजेंट हैं मार्केट में वो बिल्कुल सही हो। प्लस ये बॉडी क्या करती है, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करती है। उस डॉक्यूमेंट में रिकमेंडेशंस होती हैं कि कैसे हम अपनी दवाइयों की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे नए और अपडेटिंग मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये रिकमेंडेशन करने का काम है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ दोस्तों आईपीसी का एक बहुत अहम रोल भी है। अहम रोल यहाँ पर यह है कि जो जेनेरिक मेडिसिन होती है, उस जेनेरिक मेडिसिन का लॉजिकल तरीके से यूज़ कैसे करना है, तो उसको भी यहाँ पर प्रमोट करने का काम करती है। और जेनेरिक मेडिसिन का इस्तेमाल किस तरीके से होना चाहिए, ये बताने के लिए ये क्या करते हैं, नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया को पब्लिश करने का काम करती है ये आईपीसी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके अलावा दोस्तों ये जो आईपीसी है, ये दवाइयों के लिए स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, उसको बताती है, जैसे मैंने बोला। लेकिन जो दवाइयाँ हैं दोस्तों, वो ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स, दोनों पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। दोनों के लिए यहाँ पर आईपीसी वर्क करता है। क्योंकि रिसेंटली जो दवाई यूज़ की गई, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों फिक्स्ड ड्रग इरप्शन देखने को मिला। ये क्या है, बॉडी के ऊपर इस तरीके से रेड कलर के बहुत ज़्यादा डार्क रैशेस हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं आगे जाके एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा, ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया, इससे पहले एक और आर्टिकल डिस्कस किया। ये आर्टिकल के अंदर का जो बेसिक डेटा है ना, एग्जाम के लिए स्पेशली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब डेटा को एक तरीके से नोट्स में कंपाइल करके दिया जाता है, यानी कि इस पूरे लेक्चर के नोट्स बनाने बैठोगे घंटों लग जाएंगे। उसका एक बढ़िया सोल्यूशन है कि इस वीडियो के अंदर में आपको एक प्रॉपर रेडीमेड प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसको अपने पास में आप स्टोर करके रख सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर ये सारे के सारे पीडीएफ जो ग्रुप में प्रोवाइडेड है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिए जाते हैं। फिर सारा कंटेंट इस ग्रुप में सिक्योर हो जाता है, बार बार इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ्स डाउनलोड करते करते जो परेशान हो जाते हो, स्टोरेज का इश्यूज़ होना, वो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर है, डेट वाइज पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। और दोस्तों ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी दोस्तों गारंटी है, कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, आपको खुद फील होगा, लेकिन बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे, और अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों प्लीज़ मेक श्योर क्या कीजिए, वीडियो पे यार लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट है, जिसको आप अचीव करवा सकते हैं। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, ये वाला न्यूज़ आर्टिकल हमारे लिए जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या बात हो रही है, एक बीमारी के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है मांगे डिजीज़। तो ये जो मांगे बीमारी है दोस्तों, ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स जो हैं मुदुमलई में, उनके अंदर फैलती हुई नजर आई। तो ये डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ का भी आपका टॉपिक है, वहाँ के पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है। तो मांगे डिजीज़ को लेकर खबर क्या आई है रिसेंटली, कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर इस फैलती हुई बीमारी को मॉनिटर कर रहे हैं। मुदुमलई टाइगर रिजर्व में जो पाए जाने वाले एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स हैं, उनके अंदर ये बीमारी तेज़ी से फैली है। और डॉग्स में इस तरीके से बीमारी नॉर्मल डॉग्स में भी फैल सकती है, और उनकी जो स्किन है दोस्तों वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है जब किसी डॉग को ये मांगे डिजीज़ होती है। क्योंकि मांगे डिजीज़ क्या है, खुद एक स्किन डिजीज़ है, यानी खाल से संबंधित एक बीमारी है।
एनिमल्स को अफेक्ट कर सकती है। सवाल यह है कि ये डिजीज़ कौन सी है, क्या कोई वायरल डिजीज़ है? वायरल डिजीज़ कौन सी होती है? जो वायरस की वजह से होती है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ये वो डिजीज़ है जिसके पीछे का रीज़न है जो छोटे कीड़े होते हैं ना, माइट, उसके काटने की वजह से दोस्तों बीमारी फैलती हुई नज़र आती है। ठीक है, जिसके बाद कह सकते हो बॉडी में खुजली, जो स्किन है उसके ऊपर पूरी तरह से दाग सा हो जाता है, रैशेस हो जाता है, हेयर लॉस होने लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पूरी तरह से बीमारी स्किन को लपेट लेती है। अब इस मांगे डिजीज़ में जो सीवर फॉर्म है, सबसे खतरनाक फॉर्म आपको ये जो देखने को मिलती है, वो डिपेंड करती है कि कितना बड़ा कीड़ा या इस कीड़े की जो प्रजातियां हैं उसमें कौन सी प्रजाति काट रही है। ठीक है, तो इस माइट में अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो आता है एक सेरकाप्टोस स्कैबी। ठीक है, अब ये वो वाला कीड़ा है जिसकी वजह से इंसानों में भी बीमारी फैलती है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन स्कैबीज। तो इंसानों में भी दोस्तों उनकी जो खाल है वो पूरी तरह से सड़ जाती है। यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे रैशेस हो जाते हैं। ये वो स्कैबीज है जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम फैलती हैं। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, माइट इन्फेस्टेशन यानी इस कीड़े की वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स फैलती हुई नजर आती हैं। सवाल यह है, क्या ये मांगे डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर एनिमल्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है। बोला जाता है कि भाई एनिमल्स अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं या कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू कांटेक्ट में रहते हैं, फिर उस कांटेक्ट में यहाँ पर कह सकते हो नॉर्मल जानवर आता है, तो ये बीमारी फैलती हुई नज़र आती है। ठीक है, यानी कि आराम से जानवरों में ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है, ये इसमें एक अच्छी बात है। अभी के समय पर सिनेरियो क्या है कि जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स हैं इनके अंदर ये बीमारी फैलती हुई नजर आई। तो हमारे एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों ये मांगे डिजीज तो इंपॉर्टेंट था, इसको हमने जान लिया। अब दूसरी तरफ देखें तो हमारे लिए एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द एनवायरमेंट। ये वाइल्ड डॉग्स की जब बात करते हैं तो हमारे दुनिया में सेंट्रल, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर में ये पाया जाता है। और इन एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स को हम इंडियन वाइल्ड डॉग के नाम से भी जानते हैं। इंडियन वाइल्ड डॉग, विस्लिंग डॉग, रेड वॉल्फ, रेड डॉग या माउंटेन वॉल्फ के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके अलग अलग नाम हैं, कोई भी नाम देके आपसे को कंफ्यूज किया जा सकता है। सवाल यह है, ये डॉग दिखता कैसे है? तो फोटो आपके सामने है। बाकी दोस्तों ये जो डॉग है ये ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। प्लस जब बात करते हैं स्पेशली भारत की, तो भारत में 3 जगह पर आपको नज़र आएगा, जैसे वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स और स्पेशली यहाँ पर हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये वो रीजन्स हैं जहाँ पर ये डॉग्स पाए जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इन डॉग्स को लेकर वो है इसका कंजर्वेशन स्टेटस। ठीक है, कि भाई किस तरीके से हम इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। IUCN के रेड लिस्ट में दोस्तों इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी काफ़ी खतरे में प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में इसको शेड्यूल 2 में कवर किया गया है, यानी इसका जो शिकार वगैरह आप नहीं कर सकते। बाकी साइट्स में अपेंडिक्स 2 में कवर किया गया। इंटरनेशनल व्यापार करने में काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो इस तरीके से इस जानवर को प्रोटेक्शन दी गई है। कई बार एनिमल्स को लेकर उनका डायरेक्ट IUCN स्टेटस या साइट्स की कैटेगरी पूछ ली जाती है कि भैया ये कौन सी कैटेगरी में, एंडेंजर्ड कैटेगरी में या कौन से अपेंडिक्स में है या कौन सा शेड्यूल में आता है। इस वजह से पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए एक और आर्टिकल, बहुत ज़्यादा बेहतरीन आर्टिकल, स्पेशली क्योंकि हमारा जब बात करते हैं प्रीलिम्स की तो GS पेपर नंबर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आता है, जिसमें आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, बायोलॉजी के क्वेश्चंस ये बनते रहते हैं। तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर मेथनॉल की। क्या होता है मेथनॉल, कैसे बनता है, सब कुछ समझेंगे। लेकिन पहले ये डिस्कस कर लें कि आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों है। तो अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों ये न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ है जहाँ पर मेंशन किया जा रहा है जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं, हमने कोविड में सैनिटाइजर्स का बहुत यूज़ किया है। तो अमेरिका में कई सारी जगह पे जो सैनिटाइजर्स बेच दिए गए थे उनको वापस से अमेरिका के अंदर में मंगाया गया। जो उनका यहाँ पर फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन सैनिटाइजर्स को वापस से अपने पास में मंगा रहा है, क्योंकि उन्हें यह दिखाई दिया कि इन सैनिटाइजर्स में मेथनॉल एक्सपोजर देखने को मिलेगा। और इस मेथनॉल एक्सपोजर की वजह से कोई इंसान कोमा में जा सकता है या फिर उसकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, जिस वजह से यहाँ पर जिन जिन लोगों को बेचा गया था हैंड सैनिटाइज़र उसको वापस से यहाँ पे मंगाया गया। या हैंड सैनिटाइजर्स के साथ साथ दोस्तों एलोवेरा जेल्स भी हो गए, है ना, काफ़ी सारे और भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें मेथनॉल का एक्सपोजर सामने देखने को मिलता है। मेथनॉल भारी मात्रा में प्रेजेंट है और इसका एक बहुत बड़ा रिस्क हमें इंसानों के ऊपर नज़र आ सकता है, जिस बेसिस पर मैंने जैसे पहले ही बोला था हर चीज़ को पढ़कर यूज़ करना है। तो ये टॉपिक्स आज के कुछ ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के लिए तो रेलिवेंट हैं, साथ ही साथ में
अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब पहले बात करते हैं मेथनॉल की, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये सब नहीं पूछने वाले कहाँ पर क्या हुआ, यूएस ने क्या मंगाया क्या नहीं मंगाया, यार ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कुछ बना तो मेथनॉल को लेकर ज़रूर से बनेगा। फॉर्मूला है CH3OH। अब दोस्तों मेथनॉल को देखोगे तो कलरलेस है ये, है ना, कलरलेस लिक्विड आपको नज़र आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हो इसका जो ओडर है उसमें स्वीटनेस नज़र आएगा, जैसे इथाइल अल्कोहल होता है ना, कुछ उसी प्रकार से ये मेथनॉल है। और ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेथनॉल को हम वुड अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। अगर इसको पानी में डाल दें तो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, कंप्लीटली यहाँ पर वाटर के साथ में मिक्स हो जाता है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो सिनगैस होता है, सिनगैस मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिक्सचर है दोस्तों, जो हमें बायोमास से मिलता है, इसका यूज़ किया जाता है मेथनॉल को बनाने में या मेथनॉल को प्रोड्यूस करने में। अब सवाल यह है मेथनॉल के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ये ना बाकी सारे फ्यूल्स के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता है, यानी इस मेथनॉल को बनाने का जो कॉस्ट लगता है वो बहुत कम है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, इस वजह से सस्ता है। तो दूसरे फ्यूल की बजाय जो गैसोलीन वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह मेथनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो मेथनॉल के अंदर में जो फ्लेमेबिलिटी का रिस्क है वो काफ़ी कम होता है। जैसे बाकी गैसोलीन में आप पेट्रोल डीजल में देखोगे भाई तिल्ली अगर दिखा भी दी ना तुरंत आग पकड़ लेगा, लेकिन मेथनॉल में ऐसा नहीं है दोस्तों। मतलब आग इसमें भी लग सकती है लेकिन उसका जो रिस्क है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होता है। फिर बात आती है एनर्जी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है, क्योंकि दोस्तों हम मेथनॉल को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं अलग अलग तरीके से, है ना, बायोमास से, नेचुरल गैस से, कोयले से, फिर उसका यूज़ कर सकते हैं एज ए एनर्जी के तौर पर। कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है मेथनॉल का? इस्तेमाल हो सकता है केमिकल्स को बनाने में, उसके अलावा जो एविएशन फ्यूल्स होते हैं उससे वाटर रिमूव करने में, पेंट्स के अंदर, प्लास्टिक के अंदर या दूसरे और प्रोडक्ट्स के अंदर में दोस्तों हम मेथनॉल का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। आई होप आपको बढ़िया तरीके से ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो क्लियर हो चुका है। आगे आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पर। ये टॉपिक भी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहो तो आप इस पर मार्क वगैरह कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट का, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक टॉपिक भी है, हटकर कुछ न्यूज़ में है। पहला ध्यान रखिएगा, हमारे नेचर में सबसे पहला फ्रैक्टल मॉलिक्यूल को खोजा गया है। अब ये फ्रैक्टल मॉलिक्यूल क्या होता है ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब वैसे तो बहुत आसान है, कई बार हो सकता है लोग कंफ्यूज हो जाए इसको समझने में, बट समझना क्या है पूरा मैटर। तो हाल ही में क्या हुआ, जो इंटरनेशनल टीम है रिसर्चर्स की, उन्होंने हमारा सबसे पहला नेचर के अंदर फ्रैक्टल मॉलिक्यूल को डिस्कवर कर लिया है। सवाल यह है कि सर ये फ्रैक्टल होता क्या है, पहले ये बताओ। फ्रैक्टल बेसिकली एक ऐसा पैटर्न होता है जिसका कभी अंत नहीं होता। ध्यान से सुनना, फ्रैक्टल क्या है? एक ऐसा पैटर्न है जिसका कोई एंड नहीं है, एक बहुत खतरनाक कॉम्प्लेक्स सा पूरा का पूरा पैटर्न होता है, जिसमें यहाँ पर एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा होता है, एक दूसरे के लूप में चल रहा होता है, बस वो पैटर्न खत्म नहीं होगा कभी, तो वो कहलाता है फ्रैक्टल। और वही पैटर्न जैसे मैंने बोला बार बार रिपीट होता रहेगा, लेकिन उसका लाइफ खत्म यहाँ पर नहीं होगा। आप कितना ही जूम कर लो, कितना ही जूम कर लो, जितना गहराई में जाओगे उतनी उसकी जो इमेज है वो बढ़ती चली जाएगी, अंदर ही अंदर यहाँ पे वो गहरा होता चले जाएगा। तो वो कहलाता है फ्रैक्टल। जैसे 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 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देख पाओगे फ्रैक्टल के सबसे बड़े एग्जाम्पल्स क्या हैं। पहला एग्जाम्पल ह्यूमन की फिंगरप्रिंट्स। आप अपनी फिंगरप्रिंट्स को देखो, लकीरों के अंदर लकीर, लकीरों के अंदर लकीर, इस तरीके से जो पैटर्न्स चल रहे हैं वो एक दूसरे के लूप में हैं, लेकिन वो नेवर एंडिंग पैटर्न्स हैं। या पेड़ जब काटते हो तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे ये डिज़ाइंस बने होते हैं, मतलब इनफाइनाइट है वो भी। फिर इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर स्टम्प्स ऑफ ट्रीज हो गए, जैसे मैंने आपको बोला। उसके अलावा यहाँ पर स्नेल के शेल्स हो गए, या इंसान की जो ह्यूमन वीन्स हैं उसका पूरा सिस्टम अगर आप देखोगे तो वो भी नेवर एंडिंग प्रोसेस आपको यहाँ पे नज़र आएगा, है ना। या फिर पत्ते, प्लांट, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। अगर आप देखोगे कोई पत्ता है तो इस पत्ते पर जो वीन्स बने हुए हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इसको जूम करके देखोगे तो उसमें और पैटर्न्स बने होंगे, एक साथ लूप में पैटर्न्स बने हुए हैं। एक ऐसा पैटर्न है जो नेवर एंडिंग है, जो यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इसी को यहाँ पर नाम दिया गया है फ्रैक्टल, ध्यान रखिएगा, समझ गए। तो क्या होता है, कोई भी इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने में जो फ्रैक्टल है इसका हम यूज़ कर सकते हैं।
अब सवाल यह है कि ये डिस्कवर कहाँ पे किया गया, क्योंकि आपने बोला कि इंटरनेशनल जो रिसर्चर्स थे उन्होंने मिलकर यहाँ पर इसको डिस्कवर किया। कहाँ पे खोज की गई? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जो रिसर्चर हैं उन्होंने डिस्कवर किया एक माइक्रोबियल एंजाइम जिसका नाम है साइट्रेट सिंथेस। ये कहाँ से लिया गया? सियानोबैक्टीरिया से निकाला गया। और यहीं पर आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा जिसको नाम दिया गया है शेरपिंस्की ट्रायंगल। अब ये शेरपिंस्की ट्रायंगल क्या होता है? ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से है। अब इस ट्रायंगल में दोस्तों आपको ऐसे ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल, कितने ही ट्रायंगल आपको नजर आएंगे। ये पैटर्न इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न है। रिपीटेड वे में यहाँ पर आपको ये पूरी सीरीज देखने को मिल जाएगी, एक लूप में चल रही है। ठीक है, बड़े ट्रायंगल में छोटे छोटे ट्रायंगल, फिर उस छोटे में एक और छोटा, उस छोटे में एक और छोटा, इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है। तो यहीं से ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है फ्रैक्टल का। तो नेचर में पहला फ्रैक्टल यहाँ पर देखने को मिला, पहले फ्रैक्टल को डिस्कवर किया गया, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। ठीक है, चलिए एक और आर्टिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी साइंस वाले सेक्शन से आप लिंक कर पाओगे। अभी रिसेंटली आपने देखा कि सूर्य ग्रहण नजर आया, सोलर एक्लिप्स हुआ था, यूएसए वगैरह की साइड से दिखाई दिया था। लेकिन दोस्तों जो सोलर एक्लिप्स हुआ उसी दौरान यहाँ पर एक छोटा सा नया कॉमेट का मोमेंट भी देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर वो कॉमेट सूर्य के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये सूर्य के पास जाता हुआ कॉमेट नजर आया, धूमकेतु जिसको बोलते हैं। अब क्या होते हैं कॉमेट वगैरह सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ये जो कॉमेट था दोस्तों इसको नाम दिया गया है सन ग्रेजर कॉमेट। ध्यान रखिएगा। तो 8 अप्रैल को जब यहाँ पर पूरा सूर्य ग्रहण देखने को मिला, टोटल सोलर एक्लिप्स देखने को मिला, तो उससे यहाँ पर कुछ घंटे पहले जो एस्ट्रोनॉमर्स थे हमारे, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एक छोटा सा धूमकेतु जो है ये बिल्कुल सूर्य के करीब जा रहा है और सूर्य ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये कॉमेट नजर आया जिसको नाम दिया गया सन ग्रेजर कॉमेट। तो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट हुआ, ये डेफिनेटली हुआ, क्योंकि दोस्तों कई बार आप देख पाओगे मीटियोर, मीटियोराइट, मीटियोरॉइड, इसको लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो छोटा सा जो ये सन ग्रेजर कॉमेट है इसको रिसेंट डिस्कवर किया गया। आओ अब बात करते हैं क्या है ये। तो दोस्तों ये जो सन ग्रेजिंग कॉमेट्स होते हैं ये इनकी एक अलग से स्पेशल क्लास है, जिसमें कुछ कॉमेट्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है सन ग्रेजिंग कॉमेट। ध्यान रखिएगा। अब ये सन ग्रेजिंग कॉमेट्स वो होते हैं जो सूर्य के काफी करीब चले जाते हैं, उनके नियरेस्ट पॉइंट पर चले जाते हैं। नियरेस्ट पॉइंट जिसको नाम दिया जाता है पेरीहेलियन। ध्यान रखिएगा, पेरीहेलियन, जो कि यहाँ पर सूर्य का एक नियरेस्ट पॉइंट देखने को मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर ये जाते हैं ये वाले धूमकेतु। ठीक है, तो इनको सन ग्रेजर बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो एक कॉमेट है दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं सूर्य के लगभग 8,50,000 माइल्स की जो पूरा एरिया होगा उस एरिया में आना होता है। यानी कि जो सूर्य का बिल्कुल करीबी क्षेत्र है, जो पेरीहेलियन वाला रीजन है दोस्तों, वहाँ पर बिल्कुल अंदर इसको आना होगा। कई बार जो कॉमेट है ये बहुत ज़्यादा पास चले जाता है, लेकिन पास जाता ही सूर्य जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि भाई सन है ना। अब बात यहाँ पर यह है कि अगर आप देखोगे जब कोई भी कॉमेट सन के बहुत क्लोज चले जाता है, बहुत पास में चले जाता है, तो बहुत कम ही चांसेस है वो बचेगा। उस कॉमेट के लिए समझो सबसे बड़ा खतरा शुरू हो चुका है, क्योंकि भाई सन से जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी के टक्कर की एनर्जी थोड़ी ना है कोई, समझ गए। तो जो कॉमेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे ये कॉमेट पास जाएंगे सूर्य के, स्ट्रॉन्ग टाइडल फोर्सेस फेस करनी पड़ेगी, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस आता है, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशन वहाँ कितना ज़्यादा है, तो ग्रेविटेशनल स्ट्रेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पूरे एनवायरमेंट में जो सन ग्रेजर होता है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। भाई कैसे सर्वाइव कर पाएगा इतनी एनर्जी जब आसपास है तो। और फिर ज़्यादातर यहाँ पर क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट कर जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये कॉमेट कौन से होते हैं। क्वेश्चन कॉमेट का नहीं है, कॉमेट तो यहाँ पे आपका धूमकेतु होता ही है, रॉकी पार्टिकल जिसके पीछे एक पूंछ सी बनी हुई है। लेकिन वो पूंछ क्या है, मतलब उसमें केवल कंकड़ टुकड़े यही सब यहाँ पर कूड़ा कूड़ा उसके पीछे पीछे घूम रहा होता है। कॉमेट की पहचान है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये कॉमेट है जिसके पीछे पूंछ सी बनी है, लेकिन इस पूंछ में यहाँ पर आपको आईसी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह यहाँ पे नजर आएंगे। लेकिन सन ग्रेजिंग कॉमेट क्या होता है, जो सूर्य के पास में जाता है। तो ज्यादातर जो सन ग्रेजिंग कॉमेट्स है दोस्तों वो एक ऑर्बिट फॉलो करते हैं, उस ऑर्बिट को नाम दिया गया है क्रूइड्स पाथ। ये वाला रास्ता यहाँ पे यूज करते हैं। ये एक सिंगल ऑर्बिट है, समझ गए। 800 साल लगते हैं यहाँ पर इस ऑर्बिट को कंप्लीट करने में। तो ये एक ऑर्बिट है जिसके अंदर में यहाँ पर कॉमेट प्रेजेंट है, उस ग्रुप को यहाँ पर क्रूइड्स ग्रुप का नाम दिया गया है। तो ये जो कॉमेट्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर छोटे बड़े कॉमेट्स सभी प्रकार के नजर आएंगे। अब कॉमेट्स होते क्या है मैं आपको बता ही चुका हूँ, बिल्कुल ठंडा
जमा हुआ यहाँ पर एक फॉर्मेशन सोलर सिस्टम में, जिसमें आपको डस्ट, रॉक, आइस, इन सब चीज़ों से मिला हुआ यहाँ पर पूरा कंकड़ का टुकड़ा, जैसे एस्टेरॉइड होते हैं उस प्रकार से आप कह सकते हो वो कॉमेट है। ठीक है, ये क्या कर रहे होते हैं, सन को ऑर्बिट कर रहे होते हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे होते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में, टेढ़े से ऑर्बिट में। हज़ारों साल लगते हैं यहाँ पर, सॉरी हज़ारों कह रहा हूँ, सौयों साल लगते हैं यहाँ पर आप कह सकते हो, मतलब और सौयों से हज़ारों साल लग सकते हैं यहाँ पर जो है इनको कंप्लीट करने में पूरा चक्कर। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैं आपको वो सन ग्रेजिंग वाला जो कॉमेट है उसके बारे में बता ही चुका हूँ। कॉमेट की सबसे बढ़िया पहचान यही होती है कि भाई ये कॉमेट है तो उसके पीछे बड़ी सी एक पूंछ, एक टेल बनती हुई चली जाती है, उस टेल के अंदर वही डस्ट, रॉक, आइस, ये सब कुछ यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नाउ एक और आर्टिकल, ये भी हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, इसको भी हम जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कशन हुआ है, हाल ही में ये न्यूज़ में था, मैंने पढ़ाया भी था, आपको ध्यान होगा, क्योंकि इस सेंचुरी के अंदर में 100 हेक्टेयर से ज़्यादा बड़े एरिया में आग लग गई है। आग लग गई थी जिसकी वजह से काफ़ी बर्बादी भी हुई है, रबर प्लांटेशन, जो रबर के पेड़ हैं उनके ऊपर एक बुरा असर हुआ है, जिस वजह से आर्टिकल्स पब्लिश हुए। लेकिन टू बी स्पेसिफिक, अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में होती हैं तो उनका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा, ये केरला के वायनाड में लोकेटेड है, नाम ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, और मैंने आपको उस दिन भी पढ़ाया था, जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, ये हमारे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। इसके आसपास देखोगे तो यहाँ पर नागरहोल, बंदीपुर, ये वाले जो एरियाज़ हैं वो यहाँ पे इसके आसपास नज़र आते हैं। और इसी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई सारी ट्राइब्स रहती हैं, अलग अलग जनजातियों की कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे यहाँ पर पनियाज हो गए, है ना, कुरुमाज हो गए, ओरालीज हो गए, अधियांस हो गए, कुरिचियाज हो गए, तो ये सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपको नज़र आएंगी। बाकी इस वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई सारे प्रकार के प्लांट्स की स्पीशीज़ और एनिमल की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। जैसे अगर हम प्लांट की स्पीशीज़ में बात करेंगे, टीक, रोजवुड, यूकेलिप्टस, सिल्वर ओक, ये सारे के सारे प्लांट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनिमल्स की। तो एनिमल्स की जब बात करेंगे तो यहाँ पर एलिफेंट, पैंथर, टाइगर, जंगल कैट, सिवेट कैट, स्पेशली मंकीज़, वाइल्ड डॉग्स, ये सारे एनिमल्स यहाँ पर नज़र आते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट कि केरला का जो ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जाना जाता है टाइगर्स की पॉपुलेशन के लिए। यहाँ पर टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत बड़े मात्रा में हमको नज़र आती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक और आर्टिकल, अगेन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हुआ क्या है, एक इंडेक्स आया है, उस इंडेक्स का नाम है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। उस इंडेक्स में भारत का जो नंबर है वो है 10वां। तो क्या है पूरी स्टडी, क्या बात करती है, ज़रा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। क्वेश्चंस बन सकते हैं इंडेक्स को लेकर, हर साल हम एक ना एक प्रश्न देखते हैं, जो भी इंडेक्स होती है, रिपोर्ट होती है, इसको लेकर हर साल आता है, भाई ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो हुआ क्या, ज़रा पहले ये देखते हैं। तो लगभग कह सकते हो 3 अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, उसमें कुछ और ग्रुप्स धीरे धीरे ऐड होते चले गए, और एक बहुत बड़ी रिसर्च लगी 3 साल की, और उस रिसर्च को करने के लिए पूरी इंटरनेशनल टीम थी। सब ने मिलकर यहाँ पर रिसर्च करने के बाद में एक इंडेक्स रेडी किया, जिसको नाम दिया गया वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है दुनिया के अंदर में जो बड़े बड़े साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट हैं, बड़ी बड़ी जगह हैं साइबर क्राइम के, जहाँ से बड़े बड़े साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, या जहाँ पे हुए हैं, जहाँ से ऑपरेट भी हो रहे हैं या जहाँ पे हुए भी हैं, जो साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट हैं। साइबर क्राइम समझ रहे हो ना, कंप्यूटर से हैकिंग करना, अटैक करना, उसकी बात की जा रही है। कंप्यूटर के थ्रू क्राइम करना साइबर क्राइम, इतना समझ लो। अब दोस्तों होता क्या है, साइबर क्राइम के बड़े हॉटस्पॉट्स कौन कौन से देश हैं, इसको लेकर ये पूरा इंडेक्स रिलीज हुआ है। बड़ी कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो साइबर क्राइम को लेकर पूरा परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो इस इंडेक्स को यहाँ पर किसने डेवलप किया है, ध्यान रखिएगा, इसको डेवलप किया गया है एक जॉइंट पार्टनरशिप के थ्रू, जिस पार्टनरशिप में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड UNSW कैनबरा, ये 2 बॉडीज़ के थ्रू मिलकर दोस्तों इस इंडेक्स को रेडी किया गया है। 100 कंट्रीज़ को यहाँ पर इस पूरे इंडेक्स में देखा गया, और उसके बाद ये पूरी लिस्ट को रेडी किया गया, जिस लिस्ट में अगर आप देखोगे टॉप 10 में तो सबसे पहले है रशिया, सेकंड नंबर पर है यूक्रेन, थर्ड पर चाइना, फोर्थ पर US, फिफ्थ पर नाइजीरिया, 6 पर रोमानिया, 7 पर नॉर्थ कोरिया, 8 पर यूनाइटेड किंगडम, 9 पर ब्राज़ील और 10 पर है इंडिया। ठीक है, तो ये रैंकिंग ध्यान रखना। सबसे पहले जैसे आप देख पाओगे साइबर क्राइम का जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर में, वो रशिया टॉप पर है और भारत जो है 10वें नंबर पर है।
उसके बाद भी कई सारी कंट्रीज़ है, जैसे मैंने बोला 100 कंट्रीज़ का पूरा जो ये इंडेक्स है वो स्पेशली यहाँ पर रेडी किया गया है। तो इंडिया को 10वां नंबर मिला है। आपसे वनडे एग्जामिनेशंस के अंदर में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप देखोगे तो अमेरिका भी कई सारी जगह से डेटा जो चोरी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ देखने को मिला। साइबर क्राइम्स में वो भी इन्वॉल्व था, और कई बार यहाँ पर दोस्तों साइबर क्राइम के जो अटैक है वो चाइना से भी ओरिजिनेट हुए हैं। तो सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स यहाँ पे आप देख पाओगे तो ये कंट्रीज़ प्रेजेंट में हैं जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। नाउ अब आते हैं आगे एक और आर्टिकल पर। नाउ दोस्तों फाइनली आता है हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल। अब जैसे आप देख पाओगे ना, बाकी सारे अखबारों को अगर आप एक बार नज़र मारोगे, द हिंदू को भी एक बार नज़र मारोगे, तो इलेक्शन से संबंधित न्यूज़ को ज़्यादा कवर किया जा रहा है। चाहे आप आज का न्यूज़पेपर देख लेना, एडिटोरियल वगैरह इस समय पर इन्होंने कम कर दिए हैं। रीज़न क्या है, जब तक इलेक्शन निपटेंगे, अब ये शुरू हो जाएंगे, फेज़ 1 स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद और आर्टिकल्स कम होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन नो डाउट हम अपने वीडियो को जिस तरीके से इंपॉर्टेंट रखते थे वो इंपॉर्टेंस रहने वाला है वीडियो का। भले ही यहाँ पर कहीं पर पब्लिश हो ना हो, वो मैटर नहीं करता। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके वो नहीं छूटने चाहिए। तो उसी के बेसिस पर देखोगे तो आज हमने जो एडिटोरियल लिया है वो इंडियन एक्सप्रेस का लिया है, और ये एडिटोरियल जो है एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर आज का मेंस का क्वेश्चन भी आपने लिखना होगा, ठीक है। काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल है, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जो राइटर हैं उनका नाम है अरुण प्रकाश। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि आखिरकार जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं वो भारत की इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, उस चीज़ के ऊपर इन्होंने जोर दिया है। तो बहुत डिटेल से जैसे मैंने बोला आपको बताऊंगा, प्लीज़ बहुत अच्छे से सुनते हुए चलिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में ये देखने को मिला कि भारत सरकार ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर में अपनी जो सिक्योरिटी के ऊपर फोकस है इसको थोड़ा बढ़ाना शुरू किया। अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहाँ पर है? कई बार आप देख पाओगे जब इंडिया का मैप ड्रॉ किया जाता है, ज़्यादातर लोग जब ड्रॉ करते हैं तो वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स को और लक्षद्वीप को ड्रॉ करना भूल ही जाते हैं। तो जब भी भारत का मैप बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी इंडिया का हिस्सा है, तो ये आपको नजर आएंगे। इधर आपको यहाँ पे लक्षद्वीप भी नजर आएगा, ठीक है दोस्तों। अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स में देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पर ऊपर वाले आइलैंड्स अलग हैं, नीचे वाले आइलैंड्स अलग हैं, इसमें छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं। अब राइटर यहाँ पर मुद्दा उठाते हैं कि आखिरकार ये जो दोनों आइलैंड्स हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं हम, स्पेशली इस वाले रीजन की, तो वो कितना ज़्यादा हमारे इंडियन ओशन और यहाँ पे जो पैसिफिक ओशन है, कितना ज़्यादा यहाँ पर इन दोनों ओशन की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है ये आइलैंड्स, वो यहाँ पर राइटर ने चर्चा की है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर राइटर बोलते हैं मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, यानी कि आज के समय पर इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो लगातार मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट किया जा रहा है, इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, एयरफील्ड्स, जेट्स, ये और प्लस जो दूसरी एडिशनल लॉजिस्टिक्स है, स्टोरेज की फैसिलिटीज़ यहाँ पर बना दी गई है, हमारे ट्रूप्स वहाँ पर रुक सकते हैं, निगरानी रखने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर वो यहाँ पर इंप्रूव कर दिया गया है। तो धीरे धीरे ये काम हो रहा है। दूसरा, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यहाँ पर बनाया गया। अब सवाल यह है कि इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार कर रही है, सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा फोकस कर रही है अंडमान निकोबार में, उसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है, ज़रा ये बताओ। तो राइटर बोलते हैं सबसे पहला उद्देश्य यह है कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है दोस्तों, ये अगर आप देखोगे तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत लकी है कि यहाँ पर हमारे पास में ये पर्टिकुलर रीजन आपको देखने को मिलेगा, या ये आइलैंड्स हमारे पास में है। इससे क्या होगा, इससे हम पकड़ बना सकेंगे अपने पड़ोसी देशों के साथ में, क्योंकि ये आप देख पाओगे ये इंडिया है, इधर अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, तो आसपास देखोगे कितने सारे देश हैं। नीचे आपको इंडियन ओशन में कई सारे आइलैंड कंट्रीज नजर आएंगी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज नजर आएंगी। तो इनके साथ में रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने में, अपने पड़ोसी के साथ में मजबूती बनाने में यहाँ पर ये आइलैंड्स हेल्प करते हैं हमारी। और अभी हम यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं ताकि इनके साथ में रिलेशंस को और मजबूत किया जा सके। अपनी सबमरीन्स यहाँ पे ला सकते हैं, रेस्क्यू मिशंस यहाँ से चला सकते हैं, है ना। ये ऐसी जगह है जहाँ पर अगर कोई मान लो बहुत ज़्यादा विवाद क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पर अपनी मिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर सकते हैं। ज़्यादा वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर तैनात कर सकते हैं ताकि हम इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की सुरक्षा कर सकें। अब ऐसा क्यों, मतलब अचानक से इतना सब कुछ किया जा रहा है? रीज़न है यहाँ पर दोस्तों चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस। राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि भाई आप चाइना को देखोगे तो वो लगातार इंडियन ओशन में अपने पैरों को जमा चुका है और आगे और मजबूत कर रहा है। चाहे एग्जाम्पल ले लो श्रीलंका का, तो श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट को 99 साल के लिए चाइना ने कब्जा लिया या रेंट पर ले लिया। म्यांमार का
जो आइलैंड है वो कोको आइलैंड स्पेशली देख पाओगे, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। फिर उसके बाद में ऐसी दोस्तों और भी कई सारी आइलैंड कंट्रीज देखने को मिलेगी जहाँ पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट आया। और ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि इंडियन ओशन में चाइना अपने आप को बसाने की कोशिश कर रहा है पूरी तरह से। तो चाइना को टक्कर देने के लिए हमारे पास में जो एक जगह है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ऑब्वियस सी बात है, भारत की टेरिटरी है, तो इस टेरिटरी का यूज़ करके हम पूरे एरिया में निगरानी रख सकते हैं, देख सकते हैं चाइना क्या कर रहा है। चाइना को डर रहेगा अपने आप को फैलाने से इस रीजन में। अब दोस्तों थोड़ा सा अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में जो फैक्चुअल डेटा ये जान लेते हैं, एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आइलैंड्स देखोगे तो दो ग्रुप हैं, ऊपर वाले अंडमान आइलैंड्स, नीचे वाले निकोबार आइलैंड्स। जैसे मैंने आपको दिखाया दो ग्रुप में, दो भाग में ये बटे हुए हैं, ठीक है। और इस पूरे एंटायर चेन को देखोगे, यानी पूरी ऊपर से लेकर जो नीचे तक चेन है आइलैंड्स की, इसमें 836 आइलैंड्स आपको नजर आएंगे। छोटे छोटे आइलैंड्स, बड़े बड़े आइलैंड्स, सभी साइज के यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब सवाल यह है, अंडमान निकोबार आइलैंड पर किसकी सरकार चलती है, किसके गवर्नेंस में आता है? तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये तो एक यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार डायरेक्टली यहाँ पर इसको गवर्न करती है। अब केंद्र सरकार ने अंडमान के लिए अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन बना रखा है, जिसके बेसिस पर पूरे आइलैंड्स को गवर्न किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अंडमान निकोबार आइलैंड्स वो जगह है जहां पर इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज कमांड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारे देश का इकलौता इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड, जहां पर हमारी इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों तैनात हैं इंडियन ओशन की सुरक्षा करने के लिए। समझ गए? अब आते हैं इंडियन ओशन की सुरक्षा के ऊपर कि आखिरकार क्यों इतना स्पेशल फोकस किया जा रहा है, क्या रीज़न है। सवाल यह है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंडो पैसिफिक ओशन जो है हमारा, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इसकी सिक्योरिटी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए दोस्तों क्योंकि सबसे पहले इसका लोकेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ। अंडमान निकोबार आइलैंड्स दुनिया का सबसे मेजर पॉइंट पर आज के समय पर लोकेटेड है। वो एक ऐसी जगह है जो कि साउथ चाइना सी को अंडमान सी के साथ में जोड़ती है। कहने का मतलब है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये अंडमान सी नज़र आएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स यहाँ पे नज़र आएंगे। यहीं पर आपको एक स्ट्रेट नज़र आएगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये वो रास्ता है जहाँ से जहाज़ गुजरते हैं, इंडियन ओशन से गुजरते हुए इससे निकलकर सीधा ऊपर साउथ चाइना सी में पहुँच जाते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अंडमान सी हो गया, ये हमारा इंडियन ओशन हो गया, ये हमारा इधर पैसिफिक ओशन हो गया, ये साउथ चाइना सी हो गया। ये सारे के सारे रीजन आपस में कनेक्टेड हैं। ये दुनिया के जो बिजिएस्ट रूट होता है ना, जहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, उसी रूट में दोस्तों ये वाले रूट्स भी आते हैं, ये वाला एरिया भी आता है जहाँ से लाखों जहाज़ यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, सामान को इधर उधर करते हैं। तो ये रीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस रीजन में सिक्योरिटी बनाने के लिए हमारे पास में अंडमान निकोबार आइलैंड्स यहाँ पर नज़र आते हैं। तो लोकेशन इसका सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब आगे आते हैं, जैसे मैंने बोला 70,000 से लेकर 1,20,000 के आसपास जो जहाज़ है दोस्तों वो इंडियन ओशन से गुजरते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो अभी हमने देखा वहाँ से गुजरते हुए जाते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आप इनका इंपॉर्टेंस देखोगे तो अंडमान की जब हम लोग कैपिटल की बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर उनकी कैपिटल है, राजधानी है। और पोर्ट ब्लेयर जो है दोस्तों वो म्यांमार से, यहाँ पे आपको म्यांमार नजर आएगा, म्यांमार से जस्ट 20 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर पोर्ट ब्लेयर है। समझ गए? जस्ट 20 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर आपको पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलेगा। एंड वहीं पर सदर्न पॉइंट, जिसको इंदिरा पॉइंट का नाम भी दिया जाता है, और वो इंदिरा पॉइंट दोस्तों इंडोनेशिया से, हमारा नीचे यहाँ पर इंडोनेशिया देश भी है, इंडोनेशिया से 90 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। तो आप समझ पा रहे हो, ये एक ऐसी टेरिटरी है हमारे पास में जो ईस्टर्न वर्ल्ड को जोड़ने का काम कर सकती है। ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो बिल्कुल जस्ट उसके पास में नजर आती हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास में। तो इससे कहीं ना कहीं जो इंडिया है, जो चाइना की रणनीति है भारत को घेरने की, क्योंकि भारत को घेरने की यहाँ पर चाइना की एक रणनीति है जिसको बोला जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में यहाँ पर उन्होंने पैसा लगाया, उसके अलावा मालदीव्स में भी इन्वेस्टमेंट आ चुका है पूरी तरह से, श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट खरीदा, म्यांमार के पोर्ट पर इन्होंने डेवलपमेंट किया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक चेन सी बुन रहे हैं भारत के चारों तरफ। तो इसको तोड़ने के लिए इस अंडमान निकोबार आइलैंड्स का प्रॉपर तरीके से यूज़ करना हमारे लिए अति आवश्यक है। अब इसको लेकर यहाँ पर राइटर एक बात और बोलते हैं, इनका कहना यह है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है दोस्तों, ये ना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के जस्ट पास में ही लोकेटेड है।
अब ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कौन सी हैं, ये आपको दोस्तों यहाँ पे नज़र आएंगी। ठीक है, ये इंडिया हो गया और यहाँ पर आपको ये कंट्रीज़ हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। भारत का एक बहुत बड़ा मेल है इनके साथ में, और ईस्टर्न साइड में ये कुछ ही कंट्रीज़ हैं दोस्तों जिनके साथ में रिलेशंस मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अलग अलग पॉलिसी स्टार्ट की थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलाई थी। तो यहाँ पर भी दोस्तों इंडिया की जो कनेक्टिविटी यहाँ से होती है, एक तो नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्शन से और दूसरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, अगेन यहाँ पे जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये म्यांमार से पास में भी है, इंडोनेशिया से पास में भी है, यहाँ से आपको नज़र आएगा। समझ गए? क्लियर हो गया? नाउ ये जो लोकेशन है ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस किया जा सके। भारत ने इसलिए सागरमाला इनिशिएटिव चलाया। सागरमाला इनिशिएटिव के तहत हमने अपने जो बंदरगाहें, जो पोर्ट्स दोस्तों, उनको डेवलप किया। और ये जो पोर्ट्स है समुद्र के किनारे, जितने ज़्यादा पोर्ट्स होंगे उतना ज़्यादा व्यापार होगा, उतना ज़्यादा हमारी मजबूती समुद्र के हिस्से में बढ़ेगी। तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पर हम बिल्कुल भी आने देंगे नहीं। बाकी हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनको भी अपने कंट्रोल में कर रखा है, अपने साथ में रिलेशंस मजबूत कर रखे हैं। तो यहाँ पर भी चाइना को नहीं पसारने देंगे, तो ना इस वाले रीजन में ना इस वाले रीजन में, और इन सब में अंडमान निकोबार का एक महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। यही चीज़ तो राइटर दर्शा रहे हैं। और राइटर का कहना यह है कि आज के समय पर जो सिचुएशन है काफ़ी इंप्रूव भी हो चुकी है, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड में अगर आप देखोगे तो समुद्र के थ्रू यहाँ पर जो केबल्स है वो बिछाए गए इंटरनेट के, है ना, जो इंटरनेट से वो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से पहुँचाया गया है, क्योंकि वह इंटरनेट से काफ़ी दूर है वो पर्टिकुलर रीजन। अभी भी इंटरनेट सही तरीके से नहीं है, बट है फिर भी थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इंडिया लगातार यहाँ पर इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये हो गया। तो क्यों इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो हमने समझा। अब दोस्तों राइटर बात करते हैं कि जो ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं दोस्तों, इनके स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। अब वो चुनौतियाँ क्या हैं? सबसे पहली चुनौती है वल्नरेबिलिटी ऑफ चोक पॉइंट्स। कहने का मतलब यह है अभी के समय पर दोस्तों ये जो रूट है काफ़ी ज़्यादा बिजी होता चले जा रहा है, और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो जहाज़ इधर उधर से गुजर रहे हैं वहाँ से कई बार अटैक भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जहाज़ इधर से गुजरता है और जाता है उधर रेड सी की साइड में जाता है, तो हूदी रेबल्स अटैक करते हुए वहाँ पर नज़र आएंगे। तो आज के समय पर थोड़ा सा जो चिंता है इंडियन ओशन में वो बढ़ता चले जा रहा है, क्योंकि वेस्ट एशिया में वॉर छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से अंडमान निकोबार आइलैंड्स का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो रीज़न है वो है चाइना का एक्सपेंशन। चाइना का मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव हो गया। चाइना लगातार नए नए पोर्ट्स बना रहा है अलग अलग देशों में। ग्वादर पोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, पाकिस्तान का। जिबूटी में नया पोर्ट इन्होंने डेवलप किया, नया बेस यहाँ पर बनाया। तो चाइना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि भाई किस तरीके से देशों को पैसों की लालच में फंसा कर अपने हिसाब से चलाना। सही बात है, इसी को तो बोलते हैं चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। और इस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के अंदर में यहाँ पर उन्होंने म्यांमार को अपने कब्जे में कर रखा है, श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट को कब्जे में कर रखा है। ठीक है, कई सारे एरियाज यहाँ पे इन्होंने परचेज कर रखे हैं 99 साल के लिए, रेंट पर ले रखे हैं, पैसा भर भर के इन कंट्रीज़ को देते हैं। ये देश चाइना का पैसा चुका ही नहीं पा रहे हैं, लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक और जो चैलेंज है अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे वो है यहाँ का जो पोटेंशियल है, इस रीजन में जो ताकत हमको नज़र आती है, जो इंपॉर्टेंस नज़र आता है, उसका सही तरीके से हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी भी दोस्तों वहाँ पे जो एसेट्स प्रेजेंट है वो लिमिटेड है, हमारी जॉइंट कमांड का जो प्रेजेंस है वो भी काफ़ी लिमिटेड है। तो हमें फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना होगा, रहने की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना होगा, अपनी जो कमांड्स हैं उनको वहाँ पर पूरी तरह से तैनात करना होगा, उनके रहने का परमानेंट जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवानी होंगी। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है इस पूरे आइलैंड के अंदर में वो है जो डेवलपमेंट का जो स्पीड है दोस्तों वो बहुत स्लो है। इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो वो बहुत कमज़ोर सी है। रोड बिल्डिंग, एयर स्ट्रिप कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ बहुत बेकार सा काम चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब ह्यूमन का प्रेजेंस वहाँ पे कम है, बहुत ज़्यादा कम ह्यूमन का प्रेजेंस होने की वजह से दोस्तों वहाँ पे नारकोटिक स्मगलिंग वगैरह भी कई बार बड़े बड़े बाहर विदेशी जहाज़ों के थ्रू कर दी जाती हैं, जिस पे हम नज़र नहीं मार पा रहे हैं। फिर दूसरी बात, यहाँ पर एक और चैलेंज भी है, भाई डेवलपमेंट करो, सॉरी अभी ना करो तो एक चैलेंज है, करो तो भी चैलेंज है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रीजन है दोस्तों ये एनवायरमेंट के मामले में काफ़ी सेंसिटिव है।
क्योंकि बोला जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ का 94.68% जो आइलैंड है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर में आता है, यानी वहाँ पे पूरी तरह से जंगल फैले हुए हैं। तो वहाँ पे अगर डेवलपमेंट करना है तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान पहुँचाना पड़ेगा जंगल को, पेड़ों की खूब कटाई करनी पड़ेगी। कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ पर रह रही हैं, है ना। अब जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है दोस्तों वो अपना कमा रही हैं, खा रही हैं, उसी जंगलों से सब कुछ यहाँ पर उनको मिल रहा है, तो उनका जीवन भी बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। कई सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनकी संख्या बची ही नहीं है, तो हम ज़्यादा अगर जोर देते हैं डेवलपमेंट के ऊपर तो वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये चैलेंजेस हैं हमारे सामने। अब सवाल यह है कि क्या सरकार ने कुछ नहीं किया इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी? तो गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स उठाए हैं दोस्तों अंडमान निकोबार आइलैंड्स के डेवलपमेंट के लिए। जैसे सबसे पहला इनिशिएटिव है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये जो यहाँ पर इनिशिएटिव है इसके तहत डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान रखने के लिए बात कर रहे हैं। सरकार ने अभी रिक्वेस्ट की है इस NRSC से कि भाई आप रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ सैटेलाइट इमेज के लिए, ताकि हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर में प्रॉपर तरीके से फोकस कर सकें, मॉनिटरिंग कर सकें। फिर इसी तरीके से दूसरा इनिशिएटिव चलाया गया मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप मीटिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हाल ही में दोस्तों इस प्रकार की मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था, ताकि इस आइलैंड के ऊपर में जो सर्विलांस है, कैसे निगरानी बनाई जा सकती है, उसको डिस्कस किया जा सके। फिर मॉडर्न हंगर एंड डिस्पर्सल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इसका उद्घाटन हुआ है INS उत्कर्ष के अंदर में, पोर्ट ब्लेयर में ये बनाया गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रिसीजन अप्रोच रडार आपको देखने को मिलेगा, इसका उद्घाटन किया गया अगेन INS उत्कर्ष, ठीक है, ताकि यहाँ पर क्या कर सके प्रॉपर तरीके से जो अपने एयरक्राफ्ट हैं, है ना, उनको गाइडेंस दे सकें। अगर मान लो सही से चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, लो विजिबिलिटी कंडीशन हो, उस दौरान भी गाइडेंस दे सकें। फिर उसके अलावा डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द आइलैंड चलाया गया, मैरीटाइम हब हो गया, जिसके तहत 2015 में सरकार ने अनाउंस किया था कि लगभग 1 लाख जो मिलियन रुपीज़ हैं दोस्तों ये यहाँ पर खर्चे जाएंगे इस आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए, जिन पैसों का इस्तेमाल करके इस पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और बाकी सारी जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। समझ गए? तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पर उठाए गए हैं इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए। आज हम मैरीटाइम एक्सरसाइज करते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड क्या करता है, यहाँ पर जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज करता है, अभ्यास करता है सिंगापुर के साथ में मिलकर, ठीक है। सिंगापुर और इंडिया के बीच में ये मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज होता है। म्यांमार और भारत के बीच में अभ्यास होता है। म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इनके बीच में, सबके बीच में अभ्यास होता है। समझ गए? तो ये भी अंडमान निकोबार आइलैंड की साइड से देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, चीज़ों को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। फिर बात आती है नेवल प्रेजेंस की, तो नेवल प्रेजेंस को सरकार एक्सपैंड कर रही है, धीरे धीरे बढ़ा रही है। रिपोर्ट्स का कहना यह है, कुछ नेवल एयर स्टेशन की रिपोर्ट है, कहना है कि भाई हम अपने जो नेवल का प्रेजेंस है, नेवी का प्रेजेंस स्पेशली, वो तेज़ी से यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो ये बात हो गई अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। वहीं पर अगर आप दूसरे हाथ पर देखोगे अरेबियन सी की साइड में, तो वहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स आपको नजर आते हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में कुछ बेसिक से फैक्ट्स ज़रा ध्यान रखिएगा। जैसे आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं ना बे ऑफ बंगाल में, काफ़ी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वैसे ही लक्षद्वीप की जब बात करते हैं तो यहाँ पर भी 36 छोटे छोटे आइलैंड्स आपको अरेबियन सी में नजर आते हैं। केरला से 440 किलोमीटर की दूरी पर आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स नजर आएंगे। लक्षद्वीप हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में था, आपको पता ही है, मालदीव्स के डिस्प्यूट्स की वजह से, है ना। चलिए, एनीवे, आई होप आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिली होगी। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से चीज़ समझ ली होंगी। नाउ देखते हैं आप कितना कुछ समझा। क्योंकि दोस्तों जब भी हम लोग बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन को लिखने की, तो क्या करना होता है, एक बड़े से आर्टिकल को आपने इस तरीके से लिखना होता है कि आप 250 शब्दों में सारी चीज़ें समझा सको। तो देखते हैं आप कितने बढ़िया से आंसर लिख पाओगे। तो आज का क्वेश्चन है, व्हाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर की टू इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, इलॉबरेट। 250 शब्दों में लिखना है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप जो है, अगर आप देखोगे तो भारत और प्रशांत सुरक्षा, यानी कि जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी है, स्पेशली इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर रीजन की सिक्योरिटी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये आपने विस्तार से बताना है 250 शब्दों में। अब आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर इसको लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है।
तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। समझ गए दोस्तों? चलिए ना फाइनली आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस के ऊपर में। तो जो भी आज के इस लेक्चर में डिस्कशन हुआ है, जो भी आपने कुछ पढ़ा है, चलिए उसको टेस्ट करने का समय है। देखते हैं कितनी गहराई से, कितने कंसंट्रेशन से सारी चीज़ों को सुना है। तो एक एक करके पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस दूंगा, उसके आंसर्स आप हाथों हाथ नीचे कमेंट्स में लिखते हुए चलना, फिर लास्ट में पोस्ट कर देना। फिर वीडियो के अंत में पहले मैं क्वेश्चन बताने के बाद मैं आपको लास्ट में एक साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा, ताकि आप उसको रीचेक कर सको, रीमैच कर सको, देख सको कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द सन ग्रेजिंग कॉमेट्स। तो सन ग्रेजिंग कॉमेट पढ़ा था अभी, उसको लेकर आपके सामने दो स्टेटमेंट्स है, बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जो सन ग्रेजिंग कॉमेट है दोस्तों, ये एक स्पेशल क्लास के कॉमेट होते हैं जो सूर्य के काफी करीब देखने को मिलते हैं एट पेरिहेलियन। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये सन ग्रेजिंग कॉमेट है, इनको बहुत ज्यादा टाइडल फोर्स और ग्रेविटेशनल स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है, आंसर सही लिखना होगा। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए केरला, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, या फिर डी आंध्र प्रदेश। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। नाउ अगला प्रश्न, यहां पर बात हो रही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू फ्रैक्टल पैटर्न। फ्रैक्टल पैटर्न को लेकर आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, फ्रैक्टल पैटर्न ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स सेल्फ सिमिलर आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, फ्रैक्टल पैटर्न के कुछ एग्जाम्पल से उदाहरण है, जिसमें यहाँ पे आप लिख सकते हो ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स के डिजाइन हो गए या स्टम्प्स ऑफ ट्रीज हो गए। तो बताओ फ्रैक्टल पैटर्न से संबंधित जो दो स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर बात हो रही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मांगे डिजीज। मांगे डिजीज को लेकर दोस्तों यहाँ पे अगेन दो स्टेटमेंट है, बताना इनमें से कौन सा सही है। पहला, ये एक प्रकार की स्किन डिजीज है, स्पेशली जानवरों के लिए, यहाँ पर जानवरों की स्किन की बीमारी है जो कि होती है एक वायरस की वजह से। सेकेंड स्टेटमेंट बात करता है जो मांगे डिजीज है दोस्तों, ये एनिमल्स में फैलता है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नव आता है अगला क्वेश्चन, यहां पर बात हो रही है मेथनॉल के बारे में। तो मेथनॉल को देखते हुए यहाँ पे आपके सामने दो स्टेटमेंट्स है, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो मेथनॉल है, इसको हम वुड एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, और मेथनॉल जो है कंप्लीटली पूरी तरह से पानी के अंदर में मिक्स हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है मेथनॉल के अंदर में हाई रिस्क ऑफ फ्लेमेबिलिटी नजर आती है कंपेयर टू गैसोलिन। जो हमारा पेट्रोल वगैरह है उससे ज़्यादा खतरा है यहाँ पर आग लगने का इस मेथनॉल के अंदर में। तो बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। ना अगला क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। यहाँ पर बात है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये नहीं बताना, कितने स्टेटमेंट सही है ये बताना है, हाउ मैनी। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को लेकर पहला स्टेटमेंट बोलता है, ये जो बॉडी है दोस्तों, ये क्या करती है, हमारी जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं उनको किस तरीके से लॉजिकली यूज करना है, इसको प्रमोट करने के लिए ये एक नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया को पब्लिश करता है। सेकेंड स्टेटमेंट बात करता है कि जो ये पर्टिकुलर बॉडी है, ये इंडिया के अंदर में जो ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, उसके एक स्टैंडर्ड को सेट करने का काम करती है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट बात करता है ये जो पर्टिकुलर कमीशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर में काम करता है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है, या ऑप्शन नंबर डी सारे के सारे गलत हैं। क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया होगा। चलिए देखते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को समझना शुरू करते हैं, क्या इनके उत्तर होने चाहिए। आप प्लीज़ रीमैच कीजिएगा, चेक कीजिएगा, और ऑनेस्टी के साथ में जो भी आपका स्कोर आया है वो नीचे लिखना, 5 में से 5, 5 में से 4, जो भी स्कोर आया ऑनेस्टी के साथ में लिखना। ठीक है,
तो आखिरी क्वेश्चन शुरुआत करते हैं आंसर को देखने के लिए। तो यहाँ पर जो आईपीसी के बारे में पूछा गया था, भैया 3 स्टेटमेंट है, बताओ तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। केवल 2 स्टेटमेंट सही है। पहला वाला सही है, हमने पढ़ा था जेनरिक मेडिसिन के प्रॉपर यूज़ को प्रमोट करता है। दूसरा, हाँ दवाइयों के स्टैंडर्ड को सेट करने का काम करता है, तो हमने पढ़ा ही था। तीसरा गलत है। ये जो आईपीसी है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर में काम करता है क्या? नहीं, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। समझ गए? तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2, यानी 2 स्टेटमेंट केवल सही है। फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया मेथनॉल को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है? पहला, ये एक वुड एल्कोहल है और वाटर के साथ में कंप्लीट तरीके से मिक्स हो जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, अभी पढ़ा था हमने। दूसरा स्टेटमेंट, गैसोलीन के कंपैरिजन में इसके अंदर जो फ्लैमेबिलिटी का रिस्क है वो सबसे ज़्यादा है, ये गलत है दोस्तों। ये यहाँ पर उल्टा स्टेटमेंट दे दिया गया है। इसके अंदर में एक लोअर रिस्क होता है, यानी कि आग लगने के चांसेस गैसोलीन के कंपैरिजन में इसमें कम होते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? फिर उसके बाद यहाँ पे मांगे डिजीज को लेकर पूछा गया, 2 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, पहला बोलता है ये स्किन डिजीज है एनिमल्स की, ठीक है स्किन डिजीज है ये, लेकिन क्या ये वायरस की वजह से होती है? नहीं, जैसे मैंने आपको बोला था माइट इन्फेस्टेशन की वजह से होती है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा, ये जो बीमारी है ये फैल सकती है एनिमल्स में थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया फ्रैक्टल पैटर्न को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। अब यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फ्रैक्टल पैटर्न आपको पता ही है भाई, इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें जो रिपीटेड लूप्स हैं वो चल रहे होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है भाई, यहाँ पर आप देख पाओगे फ्रैक्टल के एग्जाम्पल हो सकता है, ह्यूमन फिंगरप्रिंट हो सकता है या ट्रीज के स्टम्प्स हो सकते हैं, ये फ्रैक्टल पैटर्न के एग्जाम्पल यहाँ पे नजर आते हैं। फिर आपसे पूछा गया वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताओ कौन से राज्य में लोकेटेड है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, केरला, यहाँ पर आपको ये लोकेटेड देखने को मिलेगा। फिर आपसे पूछा गया सन ग्रेजिंग कॉमेट्स के बारे में बताओ 2 स्टेटमेंट से, दोनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर अगेन दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला वाला भी सही है कि भाई ये जो स्पेशल क्लास ऑफ कॉमेट्स होते हैं जो सूर्य के पास में होते हैं, प्लस इनको स्ट्रॉन्ग टाइडल फोर्स और ग्रेविटेशनल स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे टॉपिक्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। इसका आंसर क्या है? 2008 का क्वेश्चन था कि सेलिन 1 जो एक ल्यूनर ऑर्बिटर मिशन है ये कौन से देश को बिलोंग करता है। तो उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान को बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।